बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल जो हमारी क्लास हुई थी वो नेट की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई। और मैंने जो हमारी 30 मिनट्स की क्लास थी उसको मैंने दोबारा से थोड़ा सा वॉच भी किया। और उसमें मैंने देखा कि बार बार जो मेरी वीडियो थी वो रुक रही थी, आवाज़ मेरी डिस्टॉर्ट हो रही थी। तो इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो आपके साथ शेयर नहीं की गई। ठीक है। मैं क्विकली आपके कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा। ठीक है। और मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये हमारी आउटलाइन है और ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर की गई है। ठीक है। इसमें ये जो आपके सामने एक एक वर्ड नजर आ रहा है जिसमें फ्रेज है, क्लॉज है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। ये बेटा एक एक वर्ड नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है। तो मैंने जस्ट अरे आपको तू एक सर। प्लान बताना है, उसके बाद हमने क्विकली अपने लेक्चर के ऊपर जाना है। ठीक है। देखिए जी बच्चों, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको ये वाली बात बताई थी कि राइटिंग इज एवरीथिंग। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पावरफुल राइटिंग है डेफिनेटली वो स्टार्ट होती है एक्सपेंशन से। तो कल हमने एक सेंटेंस एक्सपैंड किया था जिस तरह आपको पता है। और जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये बातें लिंक करती हैं। ठीक है। हमने हमारा एक ओरिजिनल सेंटेंस था जिसके टोटल 6 वर्ड्स थे। उसमें हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज को ऐड किया, हमने एडजेक्टिवल क्लॉज को ऐड किया जो कि नॉन इजेंशनल एडजेक्टिवल क्लॉज थी। फिर इसके साथ साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज को ऐड किया उसके अंदर, फिर इन्फिनिटिव फ्रेज को ऐड किया, फिर इसके साथ साथ एडवर्बियल क्लॉज को हमने उसके अंदर ऐड किया, और साथ साथ ट्रांजिशनल फ्रेज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने ऐड किया। तो बेटा ये इन तमाम चीजों की हमने जो कंक्लूजन था वो ये निकाला था कि जब तक आपकी जो ग्रामर है वो स्ट्रांग नहीं होती तो आप एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस नहीं लिख सकते, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हमने जो अपनी इस सेशन का जो प्लान आपको इस पम्फलेट में भी बताया हुआ है कि भाई हम स्टार्ट करेंगे एडवांस ग्रामर से। ठीक है। हमारे इस सेशन में बेसिकली किस तरह से काम करवाया जाएगा आपको जस्ट मैंने वो बात बतानी है, उसके बाद हम लेक्चर के ऊपर जाएंगे। देखिए बच्चों, आपको भी पता है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, चाहे वो सीएसएस है, पीएमएस है, या ईसीपी के जो एग्जाम्स हैं, या इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स हैं, उनमें जो राइटिंग है वो पैरामाउंट है। राइटिंग इज एवरीथिंग। ठीक है। तो हमारे इस सेशन में हम 3 चीजों के ऊपर काम करेंगे। एक तो है जी आपकी राइटिंग, रीडिंग और वोकैबुलरी। बेटा जब तक आपकी ये 3 चीजें नहीं बिल्ड होती या ये स्किल्स आपके पास नहीं आती तो नहीं जंगल आप खराब ये जहन से निकाल दें कि आप सीएसएस मन पास जा। कर सकते हैं या आप पीएमएस पास कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। आप खुद देखें ना, यहाँ पे एक इतना बड़ा सेंटेंस हमने बनाया है तो कैसे बना लिया भाई? एडवांस ग्रामर की मदद से बना पाए हैं हम। अगर मैं आपसे कह दूं, मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूं कि यार इसमें 50 वर्ड्स ऐड कर दो, तो कैसे ऐड करेंगे? कुछ बेस बनी हुई होगी तो ऐड करेंगे ना। ठीक है। तो भाई वो बेस जो है वो आपको ये राइटिंग और रीडिंग और वो कैब बिल्डिंग की जो जो स्किल है वो प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हमारे सेशन में ये चीजें पैरामाउंट रहेंगी क्योंकि हम डेली इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। आप खुद सोचें, एक ऐसा सेशन जिसमें डेली आप राइटिंग कर रही हैं और उसकी चेकिंग आप करवा रही हैं लाइव क्लास में, और आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और उसी रीडिंग मटेरियल से आपने अपना पैराग्राफ डिवेलप करना होता है, कुछ और नहीं करना, ताकि आपकी माइंड के ऊपर बर्डन नहीं बने, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी तो साथ लेके चलना है ना। ठीक है। और मजे की बात यह है कि बाकी तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश के हैं, एक्सेप्ट आप अगर ईएमएस में जो उर्दू है आपका, इसके साथ साथ अगर आप पंजाबी रख लेते हैं, ठीक है, या इसके साथ साथ इस्लामिक को आप उर्दू में रख लेते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। तो भाई एक पावरफुल राइटिंग आती होगी तो पास करेंगे ना। ठीक है। अब उसमें भी अगर आप इज़ की गलतियां करेंगे तो क्या आपको लगता है वो आपको पास कर देगा? नहीं करेगा जी। और बेटा पावरफुल राइटिंग जो है वो डिवेल्प होती है एक पावरफुल रीडिंग से। जब तक आप रीडर नहीं है तो इसका मतलब आप राइटर भी नहीं है। रीड आप राइटर बनते ही तब हैं जब आप रीडर होते हैं। तो इसीलिए हमने डेली आपको पैराग्राफ देना है। ठीक है।
और इसके साथ साथ आपको डेली रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। और उसी रीडिंग मटेरियल को पढ़ के आपने अपना पैराग्राफ डेवलप कर लेना है। और उससे पहले जी, जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे जो हमारी पेड क्लास होगी, जो रेगुलर क्लास होगी, उसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग पहले दिन से सिखा दी जाएगी, ठीक है। और जहां तक रही बात वोकैब की, तो वोकैब भी डेली हमने करनी है। हर क्लास में आपको 2 रूट वर्ड्स दिए जाएंगे और 4 to 5 आपको इडियम्स दिए जाएंगे। ये वोकैब करवाने का मकसद ये है कि भाई आप क्या करें, इस वोकैब को जो आपने सीखी है क्लास में, जो रूट वर्ड्स आपने सीखी हैं, जो इडियम्स आपने सीखी हैं, उसको अपनी पैराग्राफ राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि डेली आप पैराग्राफ लिख रही हैं, डेली आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। आपकी वोकैब के ऊपर भी डेली काम हो रहा है, क्योंकि खुद से तो आपने करना नहीं है ना, आपकी वोकैब के ऊपर भी डेली काम हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एडवांस ग्रामर की भी डेली क्लास करते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन तक आपको डेली सिखाई जाती है। हम आपके सामने एक पैराग्राफ राइटिंग, मैमूना बेटा क्या कर रही हैं आप, मैमूना, अच्छा, हम डेली बेटे यहाँ पे आपके सामने डॉन की जो एडिटोरियल है उसको ओपन करेंगे, डॉन के ओपिनियंस को ओपन करेंगे, और जो चीज हमने सीखी होगी हम निकालेंगे कि भाई देखो ये लिखी हुई है यहाँ पे, इसलिए हमने सीखी है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा प्लान है। आप खुद सोचिए, जब आपकी फाउंडेशन बिल्ड हुई होगी, जब आप एडवांस ग्रामर पढ़ चुके होंगे, जब आप फ्रेसिस पढ़ चुके होंगे, क्लॉजेस पढ़ चुके होंगे और टेंसेस पढ़ चुके होंगे, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके होंगे इन एडवांस में, ट्रेडिशनल वे के साथ नहीं, तो डेफिनेटली जब आप एससी की तरफ जाएंगे, आप प्रेसी की तरफ जाएंगे, आप कंप्रीहेंसिव की तरफ कंपोजिशन की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस ही और होगा, एक आम बच्चे से अब आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। और इसके साथ साथ मैंने कल भी बताया था कि कंटेंट बिल्डिंग के लिए सैटरडे संडे को आपकी जो वर्कशॉप की क्लासेस होती है, कंटेंट बिल्डिंग के लिए सैटरडे संडे को आपकी वर्कशॉप की क्लासेस होती है, ठीक है। सो ये हमारा इसमें प्लान है जी, जिसमें हम 50 ऐसे करेंगे, 50 प्रेसी करेंगे, 50 कंपोजिशन करेंगे, ठीक है। और अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज जी, अगर आप यहां पे देखें, अच्छा किसी ने कुछ सवाल करना है क्विकली, क्विकली अगर आप में से कोई बच्चा सवाल करना चाहता है तो मैं उसको क्विकली आंसर कर दूंगा। सलमान या कोई भी बच्चा जी, मैंने लेक्चर की तरफ मूव करना है, तो इसलिए काइंडली मुझे जल्दी से बता दें कोई क्वेश्चन है, या अगर आप क्लास के एंड पे भी पूछ लेंगे तो नो इशू। जी कोई क्वेश्चन है बच्चों? देखिए जो मिसाइल आपको पेश आते हैं, आपको राइटिंग में मसले पेश आते हैं, आपको रीडिंग में मसले पेश आते हैं, आपकी वोकैब नहीं बूस्ट हुई होती, तो बेटा ये काम डेली मैं करवाऊंगा, डेली आपको फीडबैक मिलेगा, डेली आपकी वोकैब होगी। मैंने कल भी कहा था कि आप मेरी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो आप जाके देखेंगे, आपकी ग्रुप में भी शेयर की जाती है, वो आप जाके देखेंगे, तो मैं डेली करवाता हूँ आपकी रूट वर्ड्स भी डेली करवाता हूँ, इसके साथ साथ ईडियम्स भी डेली करवाता हूँ, डेली आपकी चेकिंग भी होती है, और डेली एडवांस ग्रामर की क्लास भी होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये हमारी जो सेशन की आउटलाइन है, ये बड़ी कंप्रीहेंसिव आउटलाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं एडवांस ग्रामर, फिर बेसिक ग्रामर, वोकैब बिल्डिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, कंपोजिशन, और डेली जो असाइनमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। और इसके साथ साथ ही लास्ट में आपकी जो आप फी अपनी सेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे इस सेशन के लिए, तो बेटे उसी के अंदर आपकी जो चेकिंग है वो 2026 तक फ्री होगी। आप जितने मर्जी ऐसे चेक करवाएं, ठीक है, जितने मर्जी पैराग्राफ चेक करवाएं, वो उसी फी के अंदर होगा, कोई अलग से आप पे नहीं कर रहे हो, ओके। क्लियर है जी? अगर किसी ने कोई इसके हवाले से, सेशन के हवाले से या कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे पहले कि मैं लेक्चर की तरफ मूव करूं जी, प्लीज। अच्छा फिजा, इसकी जो फीस है वो मैं कल भी मैंने बताई थी, फीस है बेटा इसकी 17,000। तो अगर आप ये जो हमारी डेमो क्लासेस हैं, क्योंकि कल भी आपकी दूसरी डेमो क्लास होगी, लास्ट आपकी डेमो क्लास नहीं हो पाई, जो आपको पता है नेट का काफी मसला था, तो अगर आप कल की क्लास से पहले पहले अपनी फीस सबमिट करवा देते हैं तो आपको 2,000 का ऑफ मिलेगा जी,
ठीक है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 2000 का। और ये मैडम का नंबर गिवन है यहाँ पे आपके साथ, ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं क्लास के बाद। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम सेंटेंस की सर्जरी सीखेंगे जी। जिस तरह आपके सामने नजर आ रहा है ना, सेंटेंस सर्जरी। तो आज हम सेंटेंस की सर्जरी सीखने की तरफ जा रहे हैं जी। कल की क्लास में हम एसए के ऊपर बात करेंगे, प्रेसी के ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बेटे कंपोजिशन के ऊपर। और फिर फर्दर मैं डिटेल में वर्कशॉप के ऊपर भी बात करूंगा। बच्चे बच्चे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ। जो आपकी फीस है, ये लीजिए, टोटल फी है 17,000। टोटल यही है जी, कोई इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अगर आप कल की क्लास से पहले पहले आज की क्लास से ले लेना कंप्लीट, अगर आप कल की क्लास से पहले पहले रजिस्टर करवा लेते हैं अपने आप को, तो अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो 2000 आपको डिस्काउंट मिलेगा, और तब आपकी फीस हो जाएगी 15,000। ये बात मैंने बताई। ठीक है, आ जाए जी। अब छोड़ दें इस चीज को, पहले आप लेक्चर ले लेंगे। अच्छा बच्चों, सेंटेंस की सर्जरी हम सीखने की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। और आपको पता चलेगा कि भाई एडवांस ग्रामर क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, और आज तक अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है एसए का, सॉरी सीएसएस का या पीएमएस का, या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ऐसे लिखा हो, तो अगर आपका फेल हुआ तो आपको पता चलेगा कि यार क्यों फेल हुआ है आपका। क्योंकि जो बेसिक चीज थी वो तो आपने की नहीं। तो जब आपकी फाउंडेशन ही नहीं बनी थी, तो भाई अकेडमियों से सिर्फ आपने टेक्निक सीखी है। ठीक है, आपकी दो एबिलिटीज होती हैं, एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है और एक एनालिटिकल एबिलिटी होती है। कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या होता है कि देखिए, एक चीज जो पहले से मौजूद है, आपको नहीं पता थी, मैंने बता दिया, तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी में इजाफा हो गया। मिसाल के तौर पर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो फ्रांस की जो हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाता है, तो आपकी सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी में इजाफा होता है, कोई स्किल नहीं मिल रही, नथिंग। दूसरी है एनालिटिकल स्किल या एनालिटिकल एबिलिटी। उसमें आप क्या करते हैं, वो एक स्किल है जी कंप्लीट। आपने अपनी नॉलेज को प्रोसेस करके, ठीक है, करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करते हुए, आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मटेरियल प्रोवाइड करना है उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और उसके लिए डेफिनेटली जब तक आपके पास राइटिंग नहीं होगी, तो आप कैसे एक्सपेंड कर सकेंगे। जब तक आपने रीड नहीं किया होगा, तो नॉलेज को कैसे इनहेंस होगा। आपके पास एक्सप्रेशन कहां से आएगा, भाई रीडिंग से एक्सप्रेशन आता है। मैं अभी बताऊंगा कि रीडिंग कैसे करनी चाहिए। ये जो आप अकेडमियों में जाते हैं, मैंने कल भी बात बताई थी कि बच्ची है मेरी, उसने मेरे पास कोई यही कोई 10-15 दिन पढ़े थे, तो उसके बाद उसने कहा सर वो घर में मुझसे स्टडी नहीं होती। तो डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था बच्ची का। तो उसने कहा कि सर मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन करनी है, आप मुझे बता दें। मैं कहा बेटा जो मर्जी कर लो। तो उसने वर्ल्ड टाइम ज्वाइन की थी जी, कोई 5 to 6 मंथ हो चुके हैं उनका। आई थिंक सेशन भी एंड हो चुका है या नियत है। तो उसने मुझे रिसेंटली रब्ता किया और कहा कि सर आप ना मुझे कोई पैराग्राफ लिखवाएं, ताकि आप मेरी राइटिंग को इवेल्युएट कर दें। तो बेटा मैंने उसको एक पैराग्राफ दिया था लिखने के लिए, और बहुत ही आसान सा पैराग्राफ था। आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने उसको जब पैराग्राफ दिया ना लिखने के लिए, इरोजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान, ये टॉपिक था। तो अब वो मुझसे पूछ रही है सर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो मैंने कहा उन्होंने आपको सिखाया नहीं है कुछ भी। उन्होंने कहा सर नहीं वो जी पैराग्राफ नहीं सिखाया, ऐसे के बारे में ये फलां फलां बातें बताएंगे। तो बेटा देखिए, बेसिक चीजें नहीं की आपने। तो जब बेसिक चीजें नहीं की, तो ऐसे खाक लिखोगे। ये उसने पैराग्राफ लिखा है, कल को वो फेल होगी तो फिर क्या करेंगे। क्या वो वर्ल्ड टाइम वालों को ब्लेम करेगी जाके। बेसिक चीज तो आपने की नहीं हुई ना, खुद को भी नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं की हुई। अब जरा देखिएगा, आज की लेक्चर में आपको इन चीजों की समझ आएगी। फिर के अकेडमी वाले ना, जो बड़ी अकेडमी वाले, वो कैसे आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, और जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो कभी भी नहीं करवाते। देखिए जरा बच्चों, सेंटेंस सर्जरी क्या है। देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों, जब आप सेंटेंस लिखने की तरफ जाते हैं, तो
ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपके एक्सप्रेशन का। आपके एक्सप्रेशन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है सेंटेंस। और यहां पे एक कोट भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है, द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ड्स, कि अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो लिमिटेड है, तो भाई आपकी जो वर्ड्स के ऊपर जो आपने लिखने होंगे तो भाई वो भी डेफिनेटली इसी तरह से लिमिटेड ही होंगे। आप ये दिमाग से निकाल दें कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर या स्पेशली एडवांस ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप एक अच्छा सेंटेंस लिख पाएंगे या आप एक अच्छे बेहतर वे में अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये निकाल दीजिए। जो आपसे ये कहता है ना बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, मैं बहुत सारे यही चीजें देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, उन्होंने वो अकेडमीज के बड़े बड़े लिखा होता है बस लिखते रहो जी आपकी ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी जी? एक बच्चे को ये नहीं पता कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। देखिए जी जरा। सो इसलिए सेंटेंस आपके एक्सप्रेशन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। तो बेटा जी सेंटेंस क्या है? मैं हमेशा अपनी क्लास में ये चीज पूछता हूं, लेकिन यहां तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये स्लाइड्स तैयार की हैं कि सेंटेंस बेसिकली मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि कंप्लीट थॉट डिलीवर कर देता है। तो मैं उनसे कहता हूं क्या एक वर्ड जो है वो सेंटेंस हो सकता है? तो आज तक जितनी भी डेमो क्लासेस थी सब बच्चे ब्लैंक थे कि नहीं जी एक वर्ड कैसे सेंटेंस हो सकता है। तो बेसिकली सेंटेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि आपकी एक्सप्रेशन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेंटेंस, तो इसी तरह से सेंटेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है जो कि कंप्लीट थॉट डिलीवर करता है। ठीक है? तो जब मैं ग्रामेटिकल यूनिट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। जिस तरह यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है रन और स्टॉप। रन भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और स्टॉप भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप पूछेंगे सर ये कौन सा सेंटेंस है जो कि सिर्फ एक वर्ड का है? तो बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस है ये, हुक्मिया फिक्रे हैं। आप किसी को ऑर्डर करते हैं रन, भागो। आप किसी को ऑर्डर करते हैं स्टॉप, तो हुक्मिया फिक्रे हैं भाई। ठीक है? तो एक वर्ड सेंटेंस हो सकता है इवन दो एक वर्ड पूरी स्टोरी बता सकता है। फायर, होप, पूरी स्टोरी बताई जा रही है एक वर्ड से। सो कीप इट इन योर माइंड कि सेंटेंस वो जो आप पुरानी डेफिनेशन याद रख के बैठे हुए कि ग्रुप ऑफ वर्ड है और एक कंप्लीट थॉट डिलीवर करता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं जी, एक ग्रामेटिकल यूनिट है और आपके एक्सप्रेशन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसके अलावा सेंटेंसेस को दो बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। उनकी क्लासिफिकेशन होती है दो बेसिस के ऊपर। एक होती है बेटा फंक्शनल बेसिस के ऊपर, जिसमें आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है? और एक होती है स्ट्रक्चर बेस के ऊपर, जिस तरह आप यहां पे देख पा रहे हैं। हमारा जो फोकस रहेगा, क्योंकि आप बचपन से एक्सक्लेमेटरी डेक्लेरेटिव वो ऑलमोस्ट करते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्योरिटी हमारी जो होगी, जो हमारा फोकस रहेगा वो स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, लूज सेंटेंस क्या होता है और पीरियोडिक सेंटेंस क्या होता है। और क्यों मैटर करते हैं जी? हम एक पूरा का पूरा पैराग्राफ सिंपल सेंटेंस में क्यों नहीं लिख सकते? हम एक पूरा का पूरा ऐसे कंपाउंड सेंटेंस में क्यों नहीं लिख सकते? हमें क्या जरूरत पड़ी है उसमें कंप्लेक्स भी ऐड करें, उसमें कंपाउंड कंप्लेक्स भी ऐड करें? व्हाई? अच्छा, इस चीज से पहले, सबसे पहले जी, इसको कोई बच्चा जी, आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये बताए कि ये जो हमने सेंटेंस को एक्सपैंड किया था, याद है ना जी कल की क्लास में अभी मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया है, जिसमें हमने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी इस्तेमाल की, एडजेक्टिवल क्लॉज का भी इस्तेमाल किया, ठीक है, ट्रांजिशनल फ्रेज का भी इस्तेमाल किया। आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है, लूज है, पीरियोडिक है? कौन सा सेंटेंस है जी? एनीवन? फिजा जी, कोई बच्चा बताएगा? क्विकली बच्चों, टाइम कम होता है, क्विकली कोशिश किया करें। अच्छा जी,
किसका मैसेज आया जी, लेट मी चेक। इस बच्चे ने कहा जी कंपाउंड सेंटेंस है ये वाला। अच्छा अब जरा एक एक चीज समझनी है प्लीज। देखिए बेटा, एक सेंटेंस है। अच्छा एक और बच्चे का मैसेज है, मुझे इधर देखने दे। ये बच्चा क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कंपाउंड कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब जरा देखिए, जरा मुझे एक बात करनी है। ये आपके थे 6 वर्ड्स, ये सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस था ये वाला। ये 6 वर्ड्स थे। और जब आपने डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, आइडियाज को एक्सप्लेन करना होता है, तब हम बेसिकली कम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसके अंदर डिटेल्स ऐड की, प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐड की, तब भी ये सिंपल ही रहा। जब तक प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐड की, कोई चेंज नहीं हुआ, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा यहां पे आके थोड़ा सा मामला चेंज हो गया, क्योंकि यहां पे हमने नॉन इसेंशियल एडजेक्टिवल क्लॉज इस्तेमाल कर दी, जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो जब यहां तक आप इसको पढ़ेंगे ना, वन फैमिली विच लिव इन अ रूरल विलेज वर्क्स हार्ड एवरी डे इन द फील्ड। तो बेटे ये जो थी ना, ये वाली, ये आपकी नॉन इसेंशियल एडजेक्टिवल क्लॉज थी। तो यहां पे आके आपका सेंटेंस जो था वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। अब फ्रेज, जब तक जितनी भी फ्रेजेस आप लगा दे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ, तो बेटा वो सिंपल ही रहेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके बाद हमने एक और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल कर दिया, तो सेंटेंस की टाइप को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कम्प्लेक्स थी, कम्प्लेक्स ही रही, क्योंकि वही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। फर्दर जाके हमने क्या किया, हमने एक इन्फिनेटिव फ्रेज का इस्तेमाल कर दिया, तो सेंटेंस वही रहा, कम्प्लेक्स ही रहा। अच्छा जी, अगेन हमने जाके आगे जाके एक एडवर्बियल क्लॉज का इस्तेमाल कर दिया। अब ये जो एक एडवर्बियल क्लॉज थी, बेटा एडवर्बियल क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, तो 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और बाकी आपकी फ्रेजेस होगी। स्टिल ये कंप्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कंप्लेक्स सेंटेंस में आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजमी है, और इसके साथ साथ जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मिनिमम एक होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो स्टिल ये कंप्लेक्स सेंटेंस है। आगे जाके देखिए, आगे जाके मैंने एक ट्रांजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किया और साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा। ये ट्रांजिशनल फ्रेज थी दिस वन, और ये इसकी साइड पे इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दी। मैंने कल भी बताया था कि जब भी आपने ट्रांजिशनल फ्रेज की बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज करना हो, अच्छा ट्रांजिशनल फ्रेज एक ही सेंटेंस में भी यूज हो जाती है, तब हम ट्रांजिशनल फ्रेज की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सिर्फ कॉमा से लगाते हैं। यहां पे चूंकि लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एक कंप्लीट थी, ठीक है, तो राइट साइड पे हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल कर दी थी। यहां पे हम सेंटेंस जो एक ही सिंपल सेंटेंस के अंदर नहीं यूज कर रहे, ठीक है, यहां पे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमने लगाया सेमीकोलन, और उसके बाद हमने लगाया कॉमा, ठीक है। तो अब यहां पे आके क्या हुआ कि आपकी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होगी, 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस होगी, और बाकी आपकी फ्रेजेस होगी। तो बेटा ये जो आपका सेंटेंस है बेसिकली ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर मजीद मैं इसके अंदर जाऊं, तो मुझे पता चलता है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका एक लूज सेंटेंस है। ये जिस तरह आप टाइप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाली टाइप, ये लूज सेंटेंस है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि आप ये चीजें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सेंटेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि आप बस सिंपल सा बनाएंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा, नहीं बेटा। एडवांस, जब ग्रामर की मैं बात करता हूं तो मैं इन्हीं चीजों की बात करता हूं। आप जाहिद हुसैन को देखते हैं, वो इतना बड़ा सेंटेंस बना जाता है एक ही पैराग्राफ के, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आपने ये चीजें पढ़ी ही नहीं हुई, तो आपने तो यूं करके बैठ जाना है कि भाई ये क्या हो गया, ना समझ आनी है। फिर आपने कहना है यार जल्दी से इसको गूगल ट्रांसलेटर पे डालो, बस वहां से तर्जमा पढ़ लो। कि अगर कोई पूछ लेगा कि यार आपने आज आर्टिकल पढ़ा था, तो आप कहेंगे यस मैंने पढ़ा था, हाँ हाँ ये बात हुई थी इसमें। जबकि आपको क्या मिला, आपने सीएसएस का एग्जाम देना है यार, जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है सीएसएस का, पीएमएस का, आपको मिला क्या? ना तो आपको एक्सप्रेशन मिला, ना आपकी रीडिंग इनहेंस हुई, ठीक है। आपने जस्ट उसका तर्जमा तो पढ़ा है यार, सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा उसकी वो जो कहते हैं एक क्रक्स सा देख लो यार, कि कोई आपके ग्रुप में कोई समरी आ गई तो वो आपने पढ़ ली, ठीक है। अच्छा तो ये तो है टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा अब जो क्वेश्चन था हमारे पास कि भाई वैरायटी क्यों जरूरी है,
जब आप लिखते हैं तो कोई आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स लिख रहे होते हैं, कोई कंपाउंड लिख रहे होते हैं, कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिख रहे होते हैं। क्यों जरूरी है राइटिंग? तो बेटा सिंपल, आपका जो राइटर है उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, उसको इंटरेस्टेड रखने के लिए, इसलिए वैरायटी जरूरी है। मोनोटोनी जो है ना, मोनोटोनी से मुराद पता क्या है? जो एक ही तरह की आपकी राइटिंग है और एक ही सेंटेंस आप बार बार यूज कर रहे होते हैं, वो आपके राइटर को बोर कर देती है जी। मोनोटोनी किल्स अटेंशन, उसकी अटेंशन ही खत्म हो जाती है, वो कहता है यार मैं क्या पढूं इसको, वो बार बार एक ही सेंटेंस यूज की तरह। बिल्कुल ऐसे आप लिखते हैं। जब एडवांस ग्रामर नहीं होती तो आप ऐसे लिखते हैं, ही रैन, ही फेल, ही क्राइड। तो अब क्या पढ़ने को कोई मजा आ रहा है? नहीं आ रहा ना। लेकिन वही अगर एक बच्चे ने इस तरह से लिखा होगा कि भाई ही रैन थ्रू डार्क फॉरेस्ट, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ड्रिप्ट ऑन अ रूट, ये एक पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है। एंड फेल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहां पे देखें, टीयर्स वेल्ड अप इन द आइस, ये तो एक सिंपल सा है ना। तो भाई जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं वो हम क्लैरिटी के लिए यूज करते हैं, और जब हमने एक्सप्लेनेशन देनी होती है, डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, तो हम दूसरे लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो जिस तरह आप यहां पे भी देख पा रहे हैं, एज द लास्ट नोट ये इको आवाज थ्रू द रूम। तो ये जो एज के साथ जुड़ी हुई है ना, ये वाली जी, एज द लास्ट नोट इकोड थ्रू द रूम, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी? इतना सही कौन थे सी है? रखे सर सही थी एडवर्बियल मैंने। जी। ठीक है। और ये जो है, शी हेल्ड हर ब्रीथ, ये यहां पे शी हेल्ड हर ब्रीथ, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसी तरह से प्रेइंग द साइलेंस वुड बी फॉलोड बाय अ पॉज, लिखी रखा ये तो काफी थे अगेन नंबर भी ये रजिस्टर एक था। इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो काफी तो यहां पे लिखी रखी। बताने का मकसद ये था कि भाई सही थी वो आपने लिखी इस रख तरह से नहीं काफी थे। लिखना। ये रखो सर अच्छा मैं जरा करता हूँ। ओके, अब नहीं होगा। अच्छा, यहां पे बताने का मकसद ये था कि भाई आपने इस तरह से नहीं लिखना कि आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है। आपने ऐसे नहीं लिखना कि आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट मिल्क, आई वॉकड होम, आई वॉज टायर्ड। ये कैसे सेंटेंस हुए? पढ़ने वाले की आप उसकी जो अटेंशन है वही टूट जाएगी ना। तो आप लिखेंगे, आफ्टर अ लॉन्ग डे आई वेंट टू द स्टोर टू बाय सम मिल्क, टायर्ड एंड हंग्री। ठीक है। आई वॉकड होम स्लोली विशिंग आई हैड टेकन द कार। तो यहां पे वही बेटा, वही फ्रेजेस यूज हुई हैं, वही क्लॉजेस यूज हुई हैं, वही टेंसेस यूज हुए हैं। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो क्या आपको लगता है, अगर एक बच्चे ने इस तरह से लिखा है, ये ऊपर वाले की तरह इस तरह से, और एक बच्चे ने ऐसे लिखा है, तो आप खुद सोचें किसको ज्यादा नंबर देंगे? आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे या जिस बच्चे ने ऐसे लिखा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे? ये स्किल है जी। ये आप ऐसे नहीं है कि बस एकदम से यूं चुटकी जाइए और आपको स्किल आ नहीं जी, ऐसे। सो जिस तरह आपको पता है कि आज की क्लास में हमें सेंटेंस की सर्जरी सीखनी है, तो सेंटेंस की सर्जरी सीखने से पहले आपको मसाइल का पता होना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए ये सारी बातें आपके साथ की गई हैं, ताकि आपको पता हो कि भाई हमने इस तरह से नहीं लिखना, हमने ये चीजें इसलिए सीखनी है ताकि हम इससे छुटकारा हासिल कर सकें। तो बच्चों, एक अच्छा सेंटेंस लिखने के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती, तीन कंपोनेंट्स हैं सेंटेंस के। आप ये कह सकती हैं तीन पिलर्स हैं एक अच्छे सेंटेंस के। ठीक है। तीन पिलर्स हैं एक अच्छे सेंटेंस के। और सबसे पहला जो पिलर है बेटा वो है टेंसेस। सबसे पहला पिलर कौन सा है? टेंसेस। अब अगर मैं बात करूं इसके हवाले से, टेंसेस के हवाले से, तो आपने मुझे खुद बताना है, खुद मुझे एक बात बताएं कि जब आप कोई भी आइडिया दिमाग में सोचते हैं, कोई भी आइडिया, तो पहला ख्याल क्या आता है कि भाई इसको किस टेंस में लिखूं। और अगर आप अपना टेंस ही गलत कर देते हैं तो भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, सीधी सी बात। जब मैं चेक कर रहा होता हूं तो अगर आपका टेंस ही गलत हो ना, क्या आपने जब जो आइडिया एक्सप्रेस करना था तो आपको यही नहीं पता कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करना है, पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करना है, परफेक्ट में एक्सप्रेस करना है, तो यकीन करें चेक करने को दिल ही नहीं करता, मैं वहीं पे कांटा मार देता हूं कि भाई ठीक है। क्यों
क्यों बच्चों? हमारी मदर टंग है उर्दू, कुछ कुछ की है पंजाबी। तो जब आपने इंग्लिश में लिखना होता है तो भाई हम दिमाग से प्रोसेस करके लिखते हैं। तो जब एक आइडिया उर्दू में माइंड में आएगा तो जब आप इंग्लिश में लेके जाएंगे तो सबसे पहला काम ये होगा कि भाई किस जमाने में लिखना है। टेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, जमानों को। तो सबसे पहला यही आएगा ना कि भाई पास्ट में लिखूं, प्रेजेंट में लिखूं, फ्यूचर में लिखूं, किस में लिखूं। पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आपने आज तक वही एक अप्रोच रखी हुई है कि जहां पे ता है, ती है, तू है, आया, वहीं पे लगा दो जी। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो? नहीं जी, अब वो काम नहीं आएगी। क्यों? आप खुद सोच के बताएं ना मुझे। क्या टेंसेस, अगर आपकी अच्छे टेंसेस हो ना, अगर आपने एडवांस वे में टेंसेस किए हुए हो, तो ये जो आप कहते हैं ना सर वो ट्रांसलेशन में हमें समझ नहीं आती कि कैसे करनी है ट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश कैसे लेके जानी है, तो आपका क्वेश्चन आप बनेगा ही नहीं तब। क्योंकि जब आपने उर्दू में सेंटेंस पढ़ा तो पहला काम ही ये होता है कि इसको पहले टेंस कौन सा पहना है। फिर बाद में आप ये जो साइलेंट हेल्पर है ना, फ्रेजेस, और ये जो कोर है, क्लॉजेस, ये बाद में आती हैं चीजें। ठीक है? तो भाई टेंसेस क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। टेंसेस की अगर मैं सादा लफ्जों में डेफिनेशन करूं ना, टेंसेस आपके डिफरेंट एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करते हैं। और हर टेंस की 12 की 12 टेंसों की, जो जो 12 के 12 टेंस हैं उनकी हर टेंस की एक स्पेसिफिक सेंस है। वो ता है, ती है, ते है वाली अप्रोच नहीं चलती, स्पेशली एडवांस्ड ग्रामर में। तो टेंसेस आपको ये बताते हैं कि भाई ये एक्शन किस टाइम में अकर हुआ। ठीक है? तो अभी मैं जरा टेंसेस के ऊपर बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं आऊंगा जरा फ्रेजेस पे और क्लॉसेस पे। ठीक है? अब जरा आ जाए जरा। तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपसे अभी कहा कि टेंसेस जो हैं वो आपको क्या बताते हैं, आपको ये बताते हैं कि भाई आपका एक्शन जो है वो किस टाइम जोन में फिट बैठता है। ठीक है? ये आपको टेंसेस बताते हैं। उर्दू में टेंसेस को जमाने भी बोलते हैं। ठीक है? तो टेंसेस बेसिकली टाइम ट्रैवल जो होता है ग्रामर में, उसके हवाले से बात हो रही होती है। इस तरह यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है कि टेंसेस एक्ट लाइक अ टाइम मशीन इन ग्रामर। अब इस बात को प्रूव करेंगे, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करता जी, और ना ही मैं ये वाली बात हाइपोथेटिकल कर रहा हूं कि टेंसेस आपके डिफरेंट एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करके। अभी मैं इस बात को प्रूव करके दूंगा। वो कैसे? देखिए, आपकी तीन पास्ट है, एक डिस्टेंट पास्ट, एक नियर पास्ट और एक रीसेंट पास्ट। ये आपके तीन पास्ट है। ठीक है? आप देख रहे होंगे कि सर ने नंबरिंग उलट दी हुई है, ऐसा नहीं दिख रहा? अच्छा, मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है जी? फिजा, आपके साथ मेरी आवाज ठीक है? अच्छा, प्लीज मुझे बताइएगा मेरी आवाज ठीक है? राव अयान, राव अयान बेटा, आपका नेट का मसला होगा, बाकी सबके साथ मेरी आवाज ठीक है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम मुझे पता है नेट का मसला होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, तो बेटा टेंसेस जो हैं वो डेफिनेटली आपकी डिफरेंट एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करते हैं। तो यहां पे देखिए, आपके तीन पास्ट हैं, रिसेंट पास्ट, नियर पास्ट और डिस्टेंट पास्ट। तो यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग दी हुई है ये गलत नहीं दी हुई। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक्शन सबसे पहले अकर होता है वो इसमें अकर होता है, डिस्टेंट पास्ट में अकर होता है। दूसरे नंबर पे जो आपका एक्शन अकर होता है वो भाई नियर पास्ट में अकर होता है। और तीसरे नंबर पे आपका जो एक्शन अकर होता है वो रिसेंट पास्ट में होता है। अब इन तीनों की एक स्पेसिफिक सेंस है, और वो स्पेसिफिक सेंस क्या है कि भाई डिस्टेंट पास्ट का एक्शन वो एक्शन होगा जो ना आपके सामने शुरू हुआ और ना ही आपके सामने खत्म हुआ। ऐसे एक्शन को जब भी आपने लिखना होता है तो आप उसको लिखते हैं डिस्टेंट पास्ट में। वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंट पास्ट को। तो भाई इसको टेंस कौन सा देंगे? तो मेरे बच्चों इसको हम टेंस देंगे पास्ट परफेक्ट। एक मिसाल ले लेना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो ना मैं मौजूद था ना आप मौजूद थे। ठीक है? आप अपना काम जो आपकी जिम्मे था आप करके इस दुनिया से तशरीफ ले गए।
हम तब भी मौजूद नहीं थे। तो एक एक्शन जब स्टार्ट हुआ, ना वो हमारे सामने स्टार्ट हुआ और ना ही वो हमारे सामने एंड हुआ। तो उस एक्शन के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे डिस्टेंट पास्ट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम भी, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानता हूँ। हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है उनसे मोहब्बत करना। ठीक है, आप भी जानते हैं। तो हमें कैसे पता चला? हमें पता चला रेफरेंस से। चाहे वो कुरान रेफरेंस बना, चाहे वो आपके उलमा किराम रेफरेंस बने, या हमारे आबाओ अजदाद रेफरेंस बने। तो बेटा, जो रेफरेंस एक्शन है ना, वो रिप्रेजेंट होता है नियर पास्ट में। रेफरेंस एक्शन रिप्रेजेंट होता है नियर पास्ट में। और टेंस कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं? टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट का। कौन सा टेंस इस्तेमाल करें? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करें यहां पे। सो अगर दो एक्शन अकर हुए हैं, सिंपल सादा वर्ड्स में बता रहा हूं, अगर दो एक्शन अकर हुए हैं, ठीक है, तो भाई जो एक्शन पहले अकर हुआ है, जो सबसे पहले अकर हुआ है, उसको आप डिस्टेंट पास्ट में लिखेंगे। और जो उसके बाद एक्शन अकर हुआ है पास्ट में, उसको आप नियर पास्ट में लिखेंगे। ठीक है। और लास्ट पे जाके आपका जो पास्ट है वो है रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट का इंपैक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस आपके प्रेजेंट के ऊपर होता है। वो कैसे जी? मिसाल के तौर पे, आपकी फिंगर कट होगी। आपकी फिंगर कट होगी कोई 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन होगी? आपने बैंडेज की हुई होगी, आपको पेन हो रही होगी। ऐसे ही है ना? जबकि एक एक्शन जो 10 मिनट पहले हुआ, वो आपके प्रेजेंट को इंपैक्ट कर रहा है। तो भाई रिसेंट पास्ट के एक्शन का इंपैक्ट होता है आपके प्रेजेंट के ऊपर। तो सादा वर्ड्स में, ये रिसेंट पास्ट का जो एक्शन होता है, वो बेटा रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दिस वे टेंसेस जो हैं, वो आपके डिफरेंट एक्शंस को एक डेफिनेट टाइम जोन में पुट करते हैं। सो इसीलिए जब भी हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, या हम जब भी लिख रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में जब आइडिया आता है, तो हमारा पहला काम ये होता है कि उसको टेंस कौन सा पहनाना है। ठीक है। तो अगर आप टेंस में ही गलती कर देते हैं, अगर आप वहीं पे ही रॉन्ग इनकरेक्ट सेंटेंस टेंस का यूज कर लेते हैं, तो बेटा सादा वर्ड्स में आपने अपना पूरा सेंटेंस ही गलत कर दिया। ठीक है। कोई और जो आपका एग्जामिनर है, उसके पास आपने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि वो आपको किसी ना किसी तरह से स्पेस दे सके। आप फ्रेज का इस्तेमाल गलत करते हैं ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ स्पेस बाकी होती है। क्लॉज का इस्तेमाल भी गलत करते हैं तो स्पेस बाकी होती है। जब आपने टेंस का इस्तेमाल ही गलत कर दिया, तो कोई स्पेस नहीं बची, आपने एग्जामिनर के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी। वो कांटा ही मारेगा। सो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टेंसेस। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो 3 पिलर्स हैं, उनमें सबसे पहला जो पिलर है आपके एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस का, वो है आपका, आपके टेंसेस। अब मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं टेंसेस को, वो बड़ा यूनिक वे है जी, बहुत यूनिक वे है। मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता कि आप को ता है, ती है, ते की अप्रोच के साथ लेके चलूं। आए जी जरा, ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको नजर आ रहा है सब कुछ? मैं यहां पे इसकी, देखिए जी जरा क्विकली बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक सेंस करवाऊंगा। इसके जितने भी यूजेस हैं, तमाम यूजेस के ऊपर वही एक सेंस अप्लाई हो रही होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं ना कि भाई ये तो टाइम की बाउंड ही नहीं होता। अरे भाई क्यों नहीं होता? आज तक यही सुनते हैं टाइम की बाउंड नहीं होता। और फिर साथ में ये भी बता देते हैं कि जहां पे ता है, ती है, ते है आएगा, वहां पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर देना। तो भाई बताएं ना क्यों नहीं होता? आप क्यों कहते हैं कि भाई हैबिट का जो एक्शन है ना, या रूटीन का जो एक्शन है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा? क्या वो इसलिए कहते हैं कि वो ता है, ती है, ते है की वजह से कहते हैं? आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, तो क्या वो इसलिए कहते हैं कि ता है, ती है, ते है की वजह से कहते हैं? नहीं जी। एक सेंस है जो इसके पीछे इंप्लीमेंट होती है, तो उसको समझने की कोशिश करनी है। एक बच्चा है जिसका नाम है अली। इस मोड़ पे, इस पॉइंट के ऊपर, उस बच्चे की उम्र है 5 साल।
इस बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसकी उम्र होगी 7 साल। ठीक है। और इस पॉइंट पे जाके जी, ये वाला पॉइंट जो है, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट लगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस वन, यहां पे ये और बड़ा हो गया जी। यहां पे इसकी एज होगी 10 साल। ठीक है। यहां पे इसकी एज कितनी होगी? 10 साल। अब मेरे बच्चों, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर। एक बच्चा जिसका नाम अली, उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया जब उसकी उम्र थी 5 साल। इस पॉइंट से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, और इस वक्त प्रेजेंट में उसकी उम्र है 7 साल, इस पॉइंट से जी। और वो अभी भी स्कूल जा रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपसे कि जब वो 10 साल का हो जाएगा तो क्या स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी, फिजा। क्वेश्चन ये है कि जब वो 10 साल का हो जाएगा तो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा? क्विकली बताओ ना बच्चों। यस नो में आंसर करना है बस। जाएगा ना? यस, सिंपल, जाएगा, सादा सी बात। ओके, यस, दैट्स द पॉइंट, वेरी गुड जी, सब बच्चे कह रहे हैं जाएगा जी। ओके जी, ओके ओके, मुझे आपका जवाब मिल गया, वेरी गुड। जाएगा जी, मैं भी कहता हूं ये जाएगा। अच्छा, अब यही बेसिकली सेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो इसके तमाम यूसेस के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब जरा सोचिएगा, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो माजी में स्टार्ट हुआ, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इस प्रोबेबिलिटी के साथ कि फ्यूचर में जाके रिपीट होगा। तो ऐसे एक्शन को जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, और फ्यूचर में जाके ये एक्शन जो है ये रिपीट हो रहा होता है। तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये जो आपका टेंस होता है ये टाइम के बाउंड नहीं होता, क्योंकि इसका एक्शन पास्ट से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, और फ्यूचर में जाकर रिपीट होता है। सेंस की समझ आई बच्चों? क्विकली बताएं, यस नो। सलमान खान, फिजा खान, और बाकी बच्चे भी जी, क्योंकि मुझे यही नजर आ रहे हैं फिलहाल सामने। जल्दी से बताएं, जल्दी से, क्विकली। सेंस की समझ आ गई है, फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके ओके बेटा, मैं, यस 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 यस, थैंक यू। अच्छा, ये देखिए, ये मैं रेस कर रहा हूं। अब यही बात जो मैंने आपको ये एक स्केचिंग करके समझाई है, मेरे बच्चे, यही बात आगे मैंने लिखी हुई है, सेम यही बात। ठीक है। कि भाई एक ऐसा एक्शन जो माजी से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ठीक है, वो एक्शन फ्यूचर में जाके भी रिपीट होगा, तो ऐसे टेंस को, ऐसे एक्शन को हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट। ये देखिए जी, आपके सामने है, एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, continues in the present, and has the possibility of being repeated in the future। ठीक है। ये बेसिकली सेंस है। अब आप इसके जितने मर्जी यूजेस उठा के लेके आए, उन तमाम यूजेस के ऊपर यही सेंस अप्लाई होगा। करें जी, एक एक एग्जांपल दूं। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ पे आ जाते हैं, समझने में आसानी होती है। आपने मुझे आंसर करना है ताकि मुझे पता चलेगा कि यस, आपको सेंस की समझ आई है। हम कहते हैं अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो उसको किस टेंस में हम लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक है। ऐसी है ना, हम कहते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ठीक है, ऐसी कहते हैं ना। तो बेटा इसके पीछे भी यही सेंस है। आप मुझे ये बताएं कि आज से 100 साल पहले क्या जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती थी? आज से 100 साल पहले क्या जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती थी बेटे? और बोलो भी।
आज से 100 साल पहले क्या जमीन सूरज के कितनी घूमती थी? घूमती थी ना? यस। अभी भी घूम रही है राव, अभी भी घूम रही है। 100 साल के बाद भी घूमेगी, 100 साल के बाद भी घूमेगी। तो क्या मैंने यही सेंस नहीं करवाई आपको? क्यों बच्चों, यही सेंस नहीं करवाई आपको? तो बेटा यही इस हम क्यों लिखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा जाता है, इवन दो हम जब डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो इंटरेक्ट में भी जाके हम उसका टेंस नहीं चेंज करते यूनिवर्सल ट्रूथ का। ठीक है, और उसके पीछे ये जो आपको मैंने सिखाई है, ये जो सेंस सिखाई है, ये बेसिकली उसके पीछे चल रही है। अब आप इसके जितने मर्जी यूज लेके हैं, अभी मैंने एक आपको बताया है यूनिवर्सल ट्रूथ का। अच्छा, एक और कर लेते हैं। हैबिट की बात करते हैं, हैबिट या रूटीन की। मुझे एक बात का आंसर करना है साथ साथ। आपकी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके वालिद साहब जो हैं वो पिछले 20 साल से एक ही जॉब कर रहे हैं, या कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक रिटायर नहीं हुए। ठीक है, तो उनकी एक ही रूटीन नहीं होती डेली की। सुबह उठे, नाश्ता किया, ठीक है, कपड़े पहने, टाइमली नहान हो के वो जनाब ऑफिस चले गए, 4 बजे वापस आ गए, फिर वही सैटरडे संडे ऑफ। यही रूटीन नहीं फॉलो होती, और पिछले 20 साल से चल रही है, अभी भी चल रही है, आगे फ्यूचर में भी चलेगी। तो किस में लिखेंगे इसको? किस में लिखा जाएगा? पिज्जा किस में लिखा जाएगा? जब आप इसका टेंस बनाएंगे तो किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वेरी गुड जी। क्यों? क्योंकि ये सेंस इसके पीछे अप्लाई हो रही है। अच्छा, जब आपको कोई आदत लगती है, चाहे आपको स्मोकिंग की आदत लगे, चाहे आपको किताबें पढ़ने की आदत लगे, ठीक है, चाहे आपको स्मोकिंग की आदत लगे, चाहे आपको किताबें पढ़ने की आदत लगे, तो बेटा हमेशा माजी से लगती है, माजी से लगती है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होती है, और फ्यूचर में जाकर रिपीट होती है। ठीक है। सो मैं ये जस्ट क्योंकि हमारी डेमो क्लास है तो मैंने बाकी चीजों के ऊपर भी बात करनी है। तो बेसिकली हमने हर टेंस को इस तरह से पढ़ते हैं। अभी इसके और भी यूजेस हैं, टोटल इसके 10 यूजेस हैं। ठीक है, हमने इसके और भी यूजेस करेंगे इंशाल्लाह, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम इसके और भी यूजेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेड क्लास में करेंगे जी, क्योंकि कल की क्लास मैंने एससी प्रेसी कंपोजिशन के ऊपर देनी है जी। ठीक है, और कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर बात करूंगा। अच्छा, ये तो था फर्स्ट पिलर। जब आप सेंटेंस की सर्जरी पे कर रहे होते हैं, चाहे आप पढ़ने में उसकी सर्जरी कर रहे हो, चाहे आप लिखने में उसकी सर्जरी कर रहे हो, तो पहला पिलर जो आता है वो है टेंसेस का। उसके बाद बेटे जो दूसरा पिलर है ना वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस हैं साइलेंट हेल्पर। ठीक है, आपको पता है। अच्छा, नहीं जी, बेटा एक एक चीज जिसको आप कंफ्यूज कर रही है फिजा, एक चीज आप जिसको कंफ्यूज कर रही है। देखिए, रीडिंग की जो आपकी हैबिट डेवलप होती है ना, वो एकदम से नहीं डेवलप हो जाती। स्टार्ट में आप बोर होते हैं, आपको क्या लगता है अभी से आप आज ही आपकी रीडिंग डेवलप हो जाएगी एक दिन में? नहीं होगी ना। आज से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज आप बोर होंगे, कल को डेफिनेटली टेक्निक्स बताऊंगा ना आपको किस तरह से डेवलप होनी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से आप मूव करते जाएंगे अपवर्ड। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो वो जो हैबिट होगी, क्योंकि अच्छी हैबिट डेवलप होने में टाइम लगता है कंपैरेटिवली बुरी हैबिट। ठीक है, तो बेटा मैंने ये बात की है कि आपकी जो हैबिट होती है वो पास से डेवलप होती है, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू चल के आ रही होती है। आप जब डेली एक काम करते हैं ना, तो रीडिंग भी जब आप डेली एक काम करेंगे तो डेवलप होगी। आदत कभी भी ऐसे नहीं डेवलप हो सकती कि आज आपने पढ़ना शुरू किया, आगे 2 दिन आपने पढ़ा ही नहीं तो आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, नहीं बेटे। उसमें भी कंसिस्टेंसी होती है। जो बच्चे स्मोक करते हैं
उनकी आदत कैसे डेवलप होती है? पहले दोस्तों के साथ एक दो दफा स्मोक कर लिया, ठीक है, उसके बाद जी कोई एक दो हफ्ता छोड़ा, फिर दोस्तों ने कहा यार आजो यार फिर से कर लेते हैं, फिर से दोस्तों के साथ स्मोक कर लिया। अच्छा बेटा, इसको बोलते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको जब पूरा टेंस पढ़ाऊंगा ना उसमें करवाऊंगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये बेसिकली आपको बताती है हाउ ऑफन योर एक्शन अकर्स, कि आपका जो एक्शन है वो कितनी मर्तबा अकर हुआ है, जिसमें हम फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, सेल्डम, रेगुलरली, डेली, यूजली, अबंडेंटली ये वर्ड्स यूज करते हैं। Lisa, did you get the point? ओके, अगर बेटा कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा अब जरा देखिए बच्चों, फ्रेज जो है ना, फ्रेज जिस तरह मैंने आपसे कहा, फ्रेजेस बेसिकली एक साइलेंट हेल्पर है। तो ये बात याद रखें कि ये कोई एक नहीं होती, बेसिकली ये 14 टाइप्स हैं फ्रेजेस की। ये पूरा चैप्टर है बच्चे, और हर फ्रेज की एक यूनिक सेंस है, एक स्पेसिफिक सेंस है। बच्चों फ्रेज के बारे में मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं, क्योंकि मैंने अब तो आपके सामने लिख दिया है, तो जब भी मैं पूछता हूं तो वो मुझे आगे से कहते हैं सर ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो, जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, एक मिनट जी मुझे किसी का क्वेश्चन, बेटा देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, अगर आदत जो है वो माजी से लगती है ना, तो वो एकदम से छूटती भी नहीं है। आपको पता है, नशे में जब आपको ड्रग्स की आदत लगी हो ना, तो यहाँ पे लाहौर में ड्रग का पूरा एक हॉस्पिटल है। तो एक पूरा का पूरा उनका एक पूरा प्लान होता है। अगर आपको आदत लगी हुई है तो वो 6 माह का प्लान भी देते हैं, 8 माह का प्लान भी देते हैं। तो आपका खुद सोचें, अगर मैं अभी प्रेजेंट में बैठा हूं तो 8 माह के बाद एक आदत छूटी है, तो फ्यूचर तो मेरा कल भी है, परसों भी है। जब तक छूटेगी नहीं ना, तब तक इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे भाई, सिंपल। ठीक है, हाँ अगर आपकी कोई ऐसी आदत है जो माजी में आपकी बहुत रही है और अभी नहीं है, अभी आपने छोड़ दी है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। माजी के जो बहुत सारे जिस तरह आपको पता है, हम लोग जब स्ट्रीट में क्रिकेट खेलते थे तो बहुत दफा खेली है, एक एक्शन रिपीटेडली हमने किया है। अगर किसी का घर अपने स्कूल से दूर था और वो डेली 2 किलोमीटर चल के जाता था, तो एक काम माजी में उसने रिपीटेडली किया है भाई, लेकिन अब नहीं करता हूं, माजी में किया, तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो बेटा जब टेंसेस करवाऊंगा ना, तो ये तमाम चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? गॉट इट? ओके, आ जाए जी जरा। तो भाई फ्रेज जो है, फ्रेज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है? अच्छा मैं वो बात कर रहा था कि अगर आप ये कहते हैं कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके पास इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, तो भाई जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, और उसके पास भी जो मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है? उसके पास भी जो मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। तो फिर आपकी फ्रेज में और क्लॉज में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। बेटा एक बुनियादी डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज में। फ्रेज के पास ना सब्जेक्ट होगा और ना वर्ब होगा, जबकि जो आपकी क्लॉज है, चाहे वो डिपेंडेंट क्लॉज है चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके पास सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, ठीक है? और इसके अलावा फ्रेज सेंटेंस को एक्सपैंड करती है, ब्यूटिफाई करती है। ये सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेज के बारे में। फ्रेज सेंटेंस की बात कर रहा हूं। मैंने क्यों कहा था स्टार्ट में ही कि भाई सेंटेंस आपके एक्सप्रेशन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आप खुद देख लेना, हमने यहां पे एक सिंपल सेंटेंस बनाया था, ये रहा, ये आपका सिंपल सेंटेंस था एक, ये 6 वर्ड्स का। इसमें हमने फ्रेजेस ऐड की, ऐसे किया ना, हमने डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड की।
तो भाई यही बात यहां पे कर रहा हूं कि फ्रेज जो है वो आपके सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप फ्रेज को सेंटेंस में से रिमूव भी कर लेते हैं तो सेंटेंस की ओरिजिनल सेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें हैं जी। मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस को एक्सपैंड करती है फ्रेज और ब्यूटीफाई करती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि ये अननेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी नहीं है, ठीक है। समटाइम आप क्या करते हैं, आप फ्रेज के थ्रू एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव अपॉस्ट्रिक फ्रेज। एक आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपॉस्ट्रिक फ्रेज होती है, एक रिस्ट्रिक्टिव अपॉस्ट्रिक फ्रेज होती है। तो बेटा जब हम फ्रेजेस करेंगे ना उसमें जाके इन चीजों को हम डिटेल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप, ये दो फ्रेजेस हैं ये वाली, और ये दोनों फ्रेजेस हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, अगर आप इनको रिमूव कर दें यहां पे से, इसको भी रिमूव कर दें और इसको भी रिमूव कर दें, ये आपका ओरिजिनल सेंटेंस है। इसकी जो सेंस है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी कि अली वॉज इंजर्ड बाय अ ब्रिक। ये कंप्लीट सेंस है इसकी। यानी कि सादा लफ्जों में ये था कि हमें फ्रेजेस की जरूरत नहीं थी यहां पे, तो भाई फिर क्यों ऐड की? सेंटेंस को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए, क्लैरिटी को इनहेंस करने के लिए हमने फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है। अगर हमने यही बातें ये बताना होता कि भाई अली गुजर रहा था ओल्ड हाउस के पास से, ठीक है, तो भाई हमें क्या करना पड़ना था, एक और सेंटेंस लिखना पड़ना था यहां। ऐसे ही ये वाली बात बतानी थी कि भाई उसके सर के ऊपर ईंट गिर गई, तो यहां पे भी एक और सेंटेंस लिखना पड़ना था, ठीक है। तो हमें तीन सेंटेंस यानी कि तीन सेंटेंस बनाने पड़ने थे। फ्रेजेस की मदद से क्या हुआ, एक हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाई और दो फ्रेजेस लगा के हमने, एक तो हमारे पास जो वर्ड्स थे वो कम हो गए, ऐसे ही हुआ ना। एक तो आपने वर्ड्स को कंसाइज कर लिया और दूसरा आपका जो मैसेज था वो, उसकी जो क्लैरिटी थी वो इनहेंस हो। तो मैंने इसीलिए कहा है कि फ्रेज आपके सेंटेंस को एक्सपैंड करती है, फ्रेज आपके सेंटेंस को ब्यूटीफाई करती है। आप खुद सोचिए कि अगर आप तीन सेंटेंस लिखेंगे तो क्या वो खूबसूरती होगी? वो पढ़ने वाले को कोई कोई उसकी अटेंशन को आप ग्रैब करेंगे? वो तो मोनोटोनी है, वो तो एक मोनोटनी है बेटे। वो बात समझ आ रही है बच्चों? तो इसी तरह से कोई एक फ्रेज नहीं है, जिस तरह यहां पे मैंने कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल किया था, देखिए ये मैंने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल की, तो आप इसको निकाल दें, बाई निकाल दें, ये एज इट इज रहेगा, इसकी सेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द फील्ड निकाल दे बाई, ठीक है। ये तो हमने बेसिकली इंफॉर्मेशन ऐड की है ताकि पढ़ने वाले को मजीद क्लैरिटी मिले, ठीक है। इसी तरह से और हमारा सेंटेंस ब्यूटीफाई हुआ कि नहीं हुआ, एक्सपैंड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अभी क्योंकि क्लॉज पे मैंने बात नहीं करा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मैंने ऐड की है, इसकी एक स्पेसिफिक सेंस होती है। आप इसको रिमूव कर दें जी, क्या आपके सेंटेंस को भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो ये बेस्ट वे है। इससे एक तो आपकी जो मोनोटनी वाला मसला है वो हल हो जाता है, और दूसरा ये है कि राइटर की, एग्जामिनर की जो अटेंशन होती है वो ग्रैब रहती है, यानी कि उसको आपने स्ट्रांगली पकड़ा होता है अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। अच्छा, इसी तरह से जी यहाँ पे देख लें, इन्फिनिटी फ्रेज मैंने इस्तेमाल की, तो जितनी भी आपकी फ्रेजेस हैं उन तमाम फ्रेजेस के ऊपर, ये जो आपके सामने मैंने तीन बातें बताई हुई हैं, ये उन तमाम फ्रेजेस के ऊपर पूरा उतरती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है फ्रेजेस का, जिसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसमें आपकी एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं,
एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर। इसी तरह से इन्फिनिटिव फ्रेजेस हैं, इसी तरह से आपकी जेरेंडियल फ्रेजेस हैं, और इसी तरह से जेरेंडियल फ्रेजेस की भी आगे टाइप्स हैं, और इसी तरह से आगे जाके आपकी नाउन फ्रेजेस हैं। ठीक है, तो बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर है फ्रेजेस का। और फ्रेजेस इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन देती हैं आपको, जब आप पढ़ेंगे। मैं आज की क्लास में आपको एक एडिटोरियल भी निकाल के दिखाऊंगा, कोई भी जो भी आप कहेंगे, किसी की कोई राइटिंग अगर आप कहेंगे वो भी निकाल के दिखाऊंगा। यही सारी चीजें यूज की हुई हैं। ठीक है। अच्छा, और लास्ट पे जाके जो तीसरा पिलर है ना जी एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस का, वो है क्लॉजेस। ये तीसरा पिलर है। ठीक है, क्लॉजेस जो हैं आप ये कह सकते हैं वो कोर होती है आपके सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज डेफिनेटली वो क्लॉज जो कि आइसोलेशन में स्टैंड करती है, और जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। तो बेटा इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉजेस को पढ़ना है, कि विच और डैट कहां पे यूज करते हैं, एडजेक्टिवल क्लॉजेस क्या होती हैं, इसेंशियल क्लॉज, नॉन इसेंशियल क्लॉज क्या है, फिर इसी तरह से नाउन क्लॉज बहुत ज्यादा यूज होती है। वो बच्चों को पता ही नहीं होता, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ रहे होते हैं उसको, नाउन क्लॉज को। फिर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर, रीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो क्लॉसिस वाला चैप्टर है। जिस तरह यहां पे देखिए हमने दो क्लॉसिस इस्तेमाल की थी, एक ये देखें, एक ये एडजेक्टिवल क्लॉज हमने यहाँ पे इस्तेमाल, नॉन इजेंशनल एडजेक्टिवल क्लॉज का इस्तेमाल किया था, ये वाली जो कि हमेशा दो कॉमास में लिखी जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहां पे हमने यूज की भाई एक एडवर्बियल क्लॉज, ये वाली, इवन दो दे फेस मैनी हार्डशिप्स। ठीक है, तो यहां पे हमने एक एडवर्बियल क्लॉज का इस्तेमाल किया। एडवर्बियल क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज है, और एडजेक्टिवल क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो बेटा अब आप खुद सोच ले, इस चीज को रियलाइज कर लें कि इन चीजों को किए बगैर आप कैसे सीख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं एक अच्छा सेंटेंस। ये देखें जरा, जो भी आप कहेंगे, आप मुझे कोई ओपिनियन कह दें, कोई मुझे एडिटोरियल कह दें, मैं आपके सामने ओपन कर लेता, इसी तरह से लिखे हुए हैं जी। अच्छा जी, देखिए जरा। अच्छा बच्चों, एक नजर मारें। द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट पुश टू अफोर्ड पीआईए सिग्नल्स अ बोल्ड मूव। टू के बाद जब आप यूज करते हैं, अच्छा मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बताइएगा। अब मुझे पानी देना प्लीज, एक जैसे सेकंड जी, पकड़ा दो मुझे पानी प्लीज। आ जाए जी। अब यहां पे देखिए जरा गौर से। मुझे एक बात बताएं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप यूज करते हैं तो कौन सी फ्रेज होती है, ये तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं से। कौन सी होती है, वो बताओ भी। इंफिनिटिव, यस। द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट पुश टू ऑफलोड पीआईए सिग्नल्स अ बोल्ड मूव। और इसके बाद कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द फर्स्ट सच अटेम्प्ट इन अक्टूबर,
कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द फर्स्ट सच अटेम्प्ट इन अक्टूबर। तो मेरे बच्चों, ये एक सिंपल सेंटेंस बनाया हुआ है, ये सारा का सारा एक सिंपल सेंटेंस है। ये जो लिखा है ना, द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट, ये जो लिखा हुआ है ये आपकी है नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, और उसके बाद ये जो है टू ऑफलोड पीआईए सिग्नल अ बोल्ड मूव, ये आपकी है इंफिनिटी फ्रेज। और इसके साथ साथ कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ द फर्स्ट सच अटेम्प्ट इन अक्टूबर, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। कौन सी है जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो भाई, जब आपने पढ़ना होता है ना, जब आपने राइटर का एक्सप्रेशन लेना होता है, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना होता है। क्या आपको पता चले कि भाई ये सेंटेंस की सर्जरी क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इन चीजों का पता होगा तो ही आप राइटर की टून को भी समझ पाएंगे, उसके जो प्रिजर्व आइडियाज हैं वो भी समझ पाएंगे, और एक उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, आप उसको प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि भाई राइटर क्या बात करना चाह रहा था। ठीक है, और आगे जाके डेफिनेटली क्या होने जा रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये बेटा एक ही वे है कि जब तक आपकी फाउंडेशन नहीं बिल्ड होगी, तब तक ना तो आपकी रीडिंग डेवलप हो सकती है, ना आपकी राइटिंग डेवलप हो सकती। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि अच्छा राइटर ही वो होता है जो कि अच्छा रीडर होता है। और इन दोनों चीजों के लिए, इन दोनों चीजों में अगर आपने अच्छा स्ट्रॉन्ग आपने अपने वर्ड्स यूज करने हैं तो वोकैब का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को किसी राइटर को पढ़ना है तो उसने भी स्ट्रॉन्ग वोकैब यूज की होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपके पास वोकैब का होना बहुत जरूरी है। तो भाई इन दोनों के साथ क्या जुड़ी हुई है? वोकैब जुड़ी हुई है। और फिर अच्छा रीडर होने के लिए, अच्छा राइटर होने के लिए, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो, जब तक उसके बेसिक रूल्स नहीं आते, जब तक उसकी जो जो उसकी ग्रामर है आपको नहीं आती, तो बेटा फिर वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मड में या दीवार के साथ अपना सर मार रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। कल को जब आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं यार किस्मत ने नहीं साथ दिया। बेटा आपने एक डायरेक्शन में काम ही नहीं किया, क्योंकि जहां पे आपने जाके पढ़ा था उन्होंने इस तरह से काम करवाया ही नहीं आपसे ना। यूनिवर्सिटी में तो आप वैसे भी नहीं लिखते पढ़ते, वो आप सबको पता है किस तरह से डिग्री निकल जाती है। यूट्यूब जिंदाबाद। सीएसएस ऐसा नहीं है। सीएसएस में आपको अपनी फाउंडेशन के ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी क्रिटिकल एबिलिटी को, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को इनहेंस करना पड़ता है। तो जब तक उसके ऊपर काम नहीं होता, तब तक इम्पॉसिबल है कि आप अच्छे राइटर बन सकें या अच्छे रीडर बन सकें। सो अगेन जी, मैं आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक सेंटेंस अभी आपके साथ पढ़ा है, आगे जाके हम पूरा का पूरा एडिटोरियल आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट पेड क्लास होगी, जो कि जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग सिखाऊंगा, उसमें रीडिंग टेक्निक्स भी सिखाऊंगा, और इसके साथ साथ किस तरह से आपने अपने पैराग्राफ के लिए मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसको फिर इनकॉर्पोरेट कैसे करना है अपनी लैंग्वेज में, ये तमाम चीजें भी सिखाऊंगा। सेंटेंस आपके पैराग्राफ का स्ट्रक्चर भी होगा, और वहीं से उसी दिन से आपकी जो वोकैब है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिकली जो आज हमने बात की ये एडवांस ग्रामर के ऊपर बात है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, अगर किसी चीज की नहीं समझ आई है तो प्लीज आई एम हियर। फिजा, पहली बात तो ये है कि दोनों में से जो मर्जी पढ़ लें, दोनों ही रेकमेंडेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों में जो चीजें करवाई गई हैं वो नहीं, वो इस तरह से डिटेल में नहीं है। ठीक है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर आप कहेंगे कि सर कह रहे हैं कि आप मेरा सेशन लें। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ दोनों ही, जो भी रेनन मार्टिन की भी अच्छी है, क्योंकि एक ही बुक में सारा का सारा आपको नहीं मिलता। ठीक है, एक ही बुक में रेनन मार्टिन जो है वो मेरे नजदीक वो बहुत ज्यादा बेसिक है। ओके, वो आर्टिकल्स, वो सारी चीजें, वो आप एक एक लेक्चर भी सुन लेते हैं ना यूट्यूब से, तो वहां से भी आपका हो जाता है। बेसिकली है कि आपको जो फीडबैक मिले उन चीजों के ऊपर। अच्छा, और जहां तक रही बात
वोकैब को मेमोराइज करने की, तो बेटा ये एक बहुत ही एक दूसरा स्टेप होता है। ये अच्छा स्टेप नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कभी भी आप वोकैब को मेमोराइज नहीं कर सकते, इतने सारे तो वर्ड्स हैं, बिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, तो कैसे मेमोराइज कर लेंगे? इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, हमारी तो ये लैंग्वेज भी नहीं है। तो ये भाई आपको तभी याद होंगे जब ये आपकी क्या बोलते हैं पंजाबी में कि जिदो ये थोड़े हड्डा में रस जाने। और वो कैसे होगा? जब आप रीडिंग करते हुए आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप लिखते हुए इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको जो हम 4 to 5 इडियम्स इसलिए डेली देंगे ताकि वो आप डेली अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करें। आपको डेली 2 रूट वर्ड इसलिए करवाए जाएंगे ताकि वो इनको इनकॉर्पोरेट करें। हमारे मैंने हिफ्स किया हुआ है, तो 10th 9th 10th में जब मैंने इंग्लिश मीडियम रखी थी, तो उस वक्त इतनी कोई समझ नहीं आती थी, क्योंकि हिफ्स करके मैंने 8 के बाद 9th 10th में गया। तो उस वक्त हमारे एक टीचर थे, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उनका काम होता था कि सिर्फ वो हमें 2 से 3 उन्होंने सवाल देने डेली। जब हमने क्लास में आना तो उन्होंने वो लिखवा लेने, और उसके साथ साथ वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो हमें बताने, उनका मीनिंग बताना, उनके ऊपर सेंटेंसेस बताने। और आपको पता है तब हम उसके ऊपर जुमले लिखते थे वहां पे। आप यकीन करें, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो कछुए की रफ्तार थी ना, वो कोई 2 माह तक चली है। उसके बाद हम भी यूज टू हो गए, और सर ने भी काम देना बढ़ा दिया। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स थे वो इंग्लिश में थे, क्योंकि एक डायरेक्शन में काम करवाया गया। अगर खुद से करते तो नहीं होता, सीधी सी बात। सो ये जी, अगेन ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है। आप अगर कल की क्लास से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे तो आपको 2000 ऑफ होगा। ओके, तो अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन है बच्चों?